नमस्कार दोस्तों, आज हम पेपर सेट नंबर 6 पढ़ेंगे। कौन सा पेपर सेट नंबर 6? इसके अंदर हम जो एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं और केंद्र लेवल की जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनको टारगेट करके ये पेपर सेट चलाया गया है। इसके अंदर हम पहले तो पेपर उसका क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम उसके एक्स्ट्रा फैक्ट सहित पूरा विश्लेषण देखते हैं कि उसमें कौन सा चीज़ कब लागू हुई, कैसे हुई और उससे संबंधित और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उनका सभी का निचोड़ हम इसी वीडियो में ले लेते हैं। तो हम चलते हैं बिना बिना देरी किए पहले क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, कौन सा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को किस वैज्ञानिक की उपलब्धि को चिन्हित करने के लिए मनाया गया? तो इसका सही आंसर कौन सा है? सीवी रमन। कौन सा? सीवी रमन के वैज्ञानिक की उपलब्धि में मनाया जाता है, क्योंकि सीवी रमन है ना, उसको रमन प्रभाव खोज के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव खोज की घोषणा की उपलब्धि में मनाया जाता है। रमन प्रभाव प्रकाश के परिकलन के संबंध में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक घटना है। इस अभूतपूर्व खोज के लिए उन्हें 1930 में, कब? 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन से के रमन प्रभाव खोज के लिए उन्हें 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो विज्ञान के क्षेत्र में एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार था। कौन सा? एशिया के क्षेत्र में विज्ञान, एशिया में विज्ञान क्षेत्र का पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? सीवी रमन को। कौन से को? सीवी रमन को। दिवस का मुख्य उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विकसित करना और भारत की वैज्ञानिक उपलब्धि बढ़ाना। अब हम देख लेते हैं इस वीडियो में कि किस किस को नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई और किस किस को नोबेल पुरस्कार मिले भारतीयों को। देखते हैं। अब हम देखते हैं भारत में नोबेल पुरस्कार कब कब मिले। क्या भारत में नोबेल पुरस्कार कब कब मिले और भारत में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत और क्षेत्र। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। यह पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में, किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। प्रारंभ में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब हम 6 क्षेत्र देख लेते कौन कौन से हैं। पहला है भौतिकी। कौन सा? भौतिकी। भौतिक फिजिक्स। दूसरा है केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। तीसरा है चिकित्सा मेडिसिन। चौथा है साहित्य में। पांचवा है शांति में और छठा है अर्थशास्त्र। कौन सा? अर्थशास्त्र। इसकी शुरुआत 1968 में, अर्थशास्त्र की शुरुआत कब हुई थी? 1968 में। और पहली बार 1969 में दिया गया था। कब? 1969 में। अब पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं ये देखते हैं। अब शांति का नोबेल पुरस्कार तो नॉर्वे की राजधानी, कहाँ? नॉर्वे की राजधानी में ओस्लो में दिया जाता है। और बाकी 5 है ना, कौन कौन से? भौतिकी, रसायन, भौतिकी, रसायन, साहित्य, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। इन 5 का स्टॉकहोम को, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। अब हम इनके बारे में और देखते हैं। पुरस्कार के वितरण की तिथि हर साल 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 2025-26 की विजेता देखते हैं। 2026 में अभी तो मिले नहीं, घोषणा कब होगी? 2000 अक्टूबर 2026 में। तो हम 2025 के देखते हैं किन किन को मिला। पहला है चिकित्सा। कौन सा? चिकित्सा। चिकित्सा विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन को मिला। किसको? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन को। तो इसकी ट्रिक है, मेडिसिन लेकर विक्टर ने गैरी की माइक्रो बीमारी ठीक की। कौन सी? माइक्रो बीमारी। तो इन्हें
माइक्रो आरएनए की खोज के लिए मिला है। कौन सी? माइक्रो आरएनए की खोज के लिए। चलते अगला है भौतिकी। भौतिकी है जॉन हॉपकिंस और जेफरी इटन इंटन फिर दोनों को मिला है। कौन कौन को? जॉन हॉपकिंस, होप फील्ड और जेफरी इंटन। ठीक है। फिजिक्स के फील्ड में जॉन ने मशीन का हिट दिया। क्या? फिजिक्स के फील्ड में जॉन ने मशीन का हिट दिया। तो फील्ड से होप फील्ड और हिंट से हिंटन। अगला है रसायन का। कौन सा? रसायन। रसायन में किन किन को मिला है? डेविस बेकर, डेमिस हसाविस और जॉन जम्पर। कौन? जॉन जम्पर। तो इसमें है, ठीक है, बेकर ने असाविस खाकर, क्या? असाविस खाकर जम्पर पहना और प्रोटीन बनाया। क्या? प्रोटीन बनाया। अगला है साहित्य। कौन सा? साहित्य। साहित्य में किस किन को मिला है? ये मिला है होन कौन कौन हान कान, दक्षिण कोरिया के है। क्या? हान कान दो दक्षिण कोरिया के। साहित्य पढ़कर हमने कहा, सबने कहा हाँ ये शानदार काम है। तो चलते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? शांति का नोबेल पुरस्कार निहोन इंडाक्यो। कौन? निहोन इंडाक्यो जापान संगठन कंपनी है। इसका ट्रिक है शांति के लिए जापान के निहोन ने परमाणु को नंबर कहा। क्या? नंबर कहा। अगला है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के में किन किन को मिला है? डेरन, कौन है? डेरन एनमोल्यू मोंगलू और साइमन जॉनसन और जेम्स रोबिन्स। कौन? जेम्स रोबिन्स। इसकी ट्रिक है जेम्स और साइमन ने सबको डरा कर इकोनॉमिक्स संभाली। क्या? जेम्स और साइमन ने सबको डरा कर इकोनॉमिक्स संभाली। अगला है, हम देखते हैं भारत नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय। अब तक भारत किन किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है ये देखते हैं हम पहला देखते हैं। पहला है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के लिए गीतांजलि, कौन सी? गीतांजलि पुस्तक के लिए पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। दूसरा है सीवी रमन 1930 में भौतिकी के लिए, और ये एशिया के क्षेत्र में, क्या? विज्ञान के क्षेत्र में एशिया का पहला है। कौन सा? एशिया का पहला है। अगला देखते हैं। अगला है हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को 1968 में, कब? 1968 में चिकित्सा आनुवांशिकी के कोड के लिए मिला है। अगला है मदर टेरेसा 1979। कौन से? 1979 में शांति और शांति के क्षेत्र में समाज सेवा के लिए मिला है। किसको? मदर टेरेसा को। अगला है क्वेश्चन 5वां है एस चंद्रशेखर। कौन? एस चंद्रशेखर 1983 में भौतिकी और चंद्रशेखर सीमा के लिए। अगला है अमर्त्य सेन 1998 में, कब? 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए मिला है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 है वेंकटराम रामकृष्णन 2009 में रसायन के क्षेत्र में राइबोसोम खोज के लिए। किसकी? राइबोसोम खोज के लिए। अगला है 8वां। कौन सा? 8वां कैलाश सत्यार्थी 2014 में शांति बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। किसे? बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। अगला है
नौवा, अभिजीत बनर्जी 2019 में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन के लिए, कौन सा गरीबी उन्मूलन के लिए भारतीय विजेताओं को याद करने की ट्रिक कौन सी है? रवि सर, क्या रवि सर हमारे सुबह आम नाबिके, क्या रवि सर हमारे सुबह आम नाबिके। तो रवि से है रविंद्रनाथ टैगोर, सर से है सर सीवी रमन, है से हर गोविंद खुराना, मारे से मदर टेरेसा, सुबह से सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, आम से अमर्त्य सेन, ना से है वी एस नायपॉल साहित्य क्षेत्र में, बी से वेंकटराम कृष्णन, के से कैलाश सत्यार्थी और अब से है अभिजीत बनर्जी। चलते हम अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एसडीजी कौन बनी है? कौन सी महिला एसडीजी कौन बनी है? तो ये कौन है? आलियावंती लोककुमेर, क्या आलियावंती लोककुमेर इसका सही आंसर है। अब इसके बारे में हम एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। विंग्स कमांड आलियावंती लोंग कुमेर भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी है जिन्होंने राष्ट्रपति के एडीसी, कौन सा एडीसी के प्रतिष्ठित पद नियुक्त किया। एडीसी एक सैन्य अधिकारी होता है जो राष्ट्रपति या उच्च स्तरीय सैन्य अधिकारी के व्यक्तिगत सहायता के लिए के रूप में किया जाता है, कार्य करता है। यह पद भारतीय सशस्त्र बलों के चुनिंदा अधिकारियों को दिया जाता है जो अपनी सेवा के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। यह नियुक्ति भारतीय सेना महिला को बढ़ती भागीदारी और उसके प्रति बढ़ते दृष्टिकोण का सशक्त प्रतीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन का डिस्कशन मार्च 2025 में लॉन्च किया गया पीएम युवा, कौन सा पीएम युवा 3.0 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये कौन किससे संबंधित है? युवा लेखकों को सलाह देना, कौन सा युवा लेखकों को सलाह देने से संबंधित है? कौन सा पीएम युवा 3.0, इसके बारे में देख लेते हैं। ये क्या है? पीएम युवा 3.0 योजना भारत सरकार की पहल है जिसका उद्देश्य 30 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों को प्रोत्साहित करना और उन्हें मेंटरशिप प्रदान करना। इस योजना के माध्यम से सरकार भारतीय साहित्य को वैश्विक स्तर पर ले जाने और युवाओं को पढ़ने लिखने की संस्कृति विकसित करने का प्रयास कर रही है। चयनित लेखकों को अनुभवी लेखकों के मार्गदर्शन में अपना रचनाओं के परिष्कृत करने का अवसर मिलता है। यह योजना भारतीय विरासत, संस्कृति और समकालीन विषयों पर लेखक को बढ़ावा देने के में अत्यंत सहायक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 6, कौन सा? क्वेश्चन नंबर है 6, वो 4, प्रैक्टिस नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर है 4। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, कौन सा? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ONOS, क्या ONOS योजना 1 जनवरी 2025 को किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई? कौन सी योजना? ONOS योजना किस, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई? तो यह है शिक्षा मंत्रालय। कौन से? शिक्षा मंत्रालय। तो अब हम देख लेते हैं, पहले तो इसके बारे में देखते हैं और फिर इसकी सब योजनाओं को देखेंगे। शिक्षा मंत्रालय द्वारा, क्या शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना भारतीय शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थाओं के क्रांतिकारी कदम। इस पहल के तहत संस्थाओं को केंद्रीकृत सब्सक्रिप्शन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उच्च गुणवत्ता वाले शोध
परिकल्प पत्रिकाओं और अकादमिक डेटाबेस तक सुलभ पहुंच प्रदान की जाएगी। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य शोध कार्यों में आने वाले अत्यधिक लागत को कम करना। यह भारत में अनुसंधान की गुणवत्ता को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए महत्वपूर्ण ढांचागत है। अब हम देख लेते 2025-26 की सभी योजनाएं, जो हम 10 योजनाओं के बारे में, ऐसी योजनाओं के बारे में देखेंगे जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। तो पहली तो है ये जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना है, वही है। इसका मंत्रालय कौन सा? शिक्षा मंत्रालय। कौन सा? शिक्षा मंत्रालय। उद्देश्य क्या है इसका? देश की सभी शोधकर्ताओं और छात्रों को एक ही सरकारी प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया भर के प्रतिष्ठित जर्नल और वैज्ञानिक लेखों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करना। अगला देखते हैं अगली योजना। अगली योजना है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। कौन सा? प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। इसका कौन सा मंत्रालय? जनजातीय मामलों के मंत्रालय। कौन सा? जनजातीय मामलों के मंत्रालय। इसका उद्देश्य जनजातीय बहुल गांवों की बुनियादी ढांचे में सुधार करना और वहाँ के परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना। अगला है पीएम विश्वकर्मा योजना। कौन सा? पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है? कौन मंत्रालय? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। कौन सा? एमएसएमई मंत्रालय। कौन सा? एमएसएमई। इस उद्देश्य 18 प्रकार के पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े कारीगरों को पहचान पत्र, कौशल प्रशिक्षण और कम ब्याज पर लोन देकर उसके काम को आधुनिक बनाना। क्या? उसके काम को आधुनिक बनाना। अगली है नमो ड्रोन दीदी योजना। कौन सी? नमो ड्रोन दीदी योजना। इसके बारे में देखते हैं। मंत्रालय कौन सा? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। कौन सा? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण देना ताकि वे खेती में कीटनाशक के छिड़काव जैसे आधुनिक कार्यों के जरिए अपनी आय बढ़ा सके। अगला है पीएम सूर्य घर बिजली योजना। कौन सी? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस मंत्रालय में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय उद्देश्य है घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए सब्सिडी देना ताकि परिवार 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सके। अगली कौन से? अगली है आयुष्मान भारत। कौन सी? आयुष्मान भारत। वरिष्ठ नागरिक विस्तार। क्या? वरिष्ठ नागरिक मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। इसका कौन सा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। उद्देश्य है 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को, चाहे उनकी आय कितनी भी हो, 5 लाख तक का सालाना मुफ्त इलाज। क्या? 5 लाख तक का सालाना मुफ्त इलाज। मुफ्त इलाज सालाना मुफ्त इलाज प्रदान करना। अगला है अमृत भारत स्टेशन योजना। कौन सा? अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना मंत्रालय रेल मंत्रालय। कौन सा? रेल मंत्रालय। उद्देश्य देश के छोटे और बड़े स्टेशनों का कायाकल्प करना और यात्रियों के लिए वहां आधुनिक सुविधाएं विकसित करना। कौन सा? आधुनिक सुविधाएं विकसित करना। अगली है लखपति दीदी योजना। कौन सी? लखपति दीदी योजना मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन सा? ग्रामीण विकास मंत्रालय। उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 3 करोड़ महिलाओं को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षण करके उनकी वार्षिक आय 1 लाख या उससे अधिक करना। अगली है पीएम श्री योजना। कौन सा? पीएम श्री योजना। इसका मंत्रालय कौन सा? शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय पहले ये देश के हजारों स्कूलों को मॉडल स्कूलों के रूप में विकसित करना, जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत
आधुनिक तरीके से पढ़ाई कराई जा सके। आज की ये अंतिम है पीएम ई सेवा। कौन सी? पीएम ई सेवा योजना। पीएम ई सेवा योजना मंत्रालय आवास और शहरी मंत्रालयों के मामलों के मंत्रालय। उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन में सुधार के लिए शहरों में हजारों इलेक्ट्रॉनिक्स बसें चलाना और प्रदूषण को कम करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। स्टेट ऑफ जुडिशरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार जिला न्यायपालिका की कार्यशील शक्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है? तो इसमें कौन सा सही है? 36.3% है। कितनी? 36.3%। इसके बारे में देखते हैं। स्टेट ऑफ जुडिशरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार है। कौन सी? 2023 के अनुसार जिला न्यायपालिका की कार्यशील शक्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी 36.3% दर्ज की गई। यह आंकड़ा भारतीय न्याय प्रणाली में लैंगिक समानता की दिशा में सकारात्मक बदलाव को दर्शाता है। यद्यपि यह संख्या एक सराहनीय प्रगति है, फिर भी उच्च न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व बढ़ाना अभी भी एक चुनौती है। विविध और समावेशी न्यायपालिका न केवल सामाजिक न्याय सुनिश्चित करती है, बल्कि यह कानूनी फैसले में विविध दृष्टिकोण के समावेश को भी प्रोत्साहित करती है। सरकार निरंतर नीतिगत सुधारों पर कार्य करती है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 6। कौन सा? क्वेश्चन नंबर है 6। कौन सी बड़ी बिल्ली, कौन सी बिग कैट की प्रजाति दहाड़ नहीं सकती? ये कौन सी है? चीता है। कौन सी? चीता, जो दहाड़ नहीं सकता। इसके बारे में देखते हैं। चीता उन बड़ी बिल्लियों में से एक है जो दहाड़ नहीं सकती है। यह अंतर उसकी स्वर यंत्र की शारीरिक संरचना के कारण होता है। पैंथर जिम्नम्स पैंथर जीनस बिल्लियों के विपरीत चीता म्याऊ पैंथर जीनस की बिल्लियों के विपरीत चीता म्याऊ, फुफकारने या गुर्जने जैसे आवाज निकालते हैं। चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जमीनी जीव है। भारत में प्रोजेक्ट चीता के माध्यम से इन्हें कूनो नेशनल पार्क में पुनः बसाया गया, ताकि पारिस्थितिकी संतुलन को फिर से स्थापित किया जा सके। उसकी अनूठी शारीरिक विशेषता उन्हें अन्य शिकारी जीवों से विशिष्ट बनाती है। इसके बारे में देखते हैं। और प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है द गोपी डायरीज फाइंडिंग लव। पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है? सुधा मूर्ति। कौन सी? सुधा मूर्ति है। इसके बारे में देखते हैं। अब हम इसमें मुख्य पुस्तक देखेंगे जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, उनको एक नज़र में देख लेंगे। द गोपी डायरीज फाइंडिंग लव प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति द्वारा रचित ये अत्यंत लोकप्रिय बाल साहित्य पुस्तक है। यह श्रृंखला कुत्ते गोपी के दृष्टिकोण से लिखी गई है, जिसका माध्यम लेखिका ने प्रेम, मित्रता और मानवीय संवेदना को सरल और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया है। सुधा मूर्ति अपने सरल लेखन और जीवन मूल्यों पर आधारित कहानी के लिए जानी जाती है। इसे इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष चुनी रह चुकी है। उसकी कृतियाँ न केवल बच्चों को मनोरंजन प्रदान करती, बल्कि उन्हें दया और सहानुभूति जैसे महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। अब हम इसके महत्वपूर्ण वो देख लेते हैं, लेखक और उनकी पुस्तकें देख लेते हैं। ये जो पुस्तकें हैं ये एसएससी में बार बार पूछी जाती है। तो पहली कौन सी है?
द रेस ऑफ माई लाइफ, कौन सी? द रेस ऑफ माई लाइफ, ये किसके है? मिल्खा सिंह की है। किसकी? मिल्खा सिंह की। ये भारतीय धावक मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। किसकी? आत्मकथा। दूसरे, प्लेइंग इट माई वे, कौन सी? प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी पुस्तक है? ये सचिन तेंदुलकर की है। यह दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की जीवनी है। कौन सी? सचिन तेंदुलकर की जीवनी है। अगली है अनब्रेकेबल। क्या? अनब्रेकेबल। अन कौन सी? कहाँ गई? अनब्रेकेबल। ये अनब्रेकेबल किसकी पुस्तक है? मैरी कॉम की पुस्तक है अनब्रेकेबल। ये प्रसिद्ध मुक्केबाज मैरी कॉम के जीवन की संघर्षों की पर आधारित कहानी है। किसके? मैरी कॉम के जीवन के संघर्षों पर आधारित कहानी है। विंग्स ऑफ फायर, कौन से? विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है? यह है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर। कौन सी? विंग्स ऑफ फायर। इन्हें अग्नि उड़ान के नाम से भी जाना जाता है, जो डॉक्टर कलाम की आत्मकथा है। किसकी? कलाम जी की आत्मकथा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, कौन सी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। इन्हें भारत की खोज कहा जाता है, जिसे नेहरू जी ने जेल के दौरान लिखी थी। कब? जेल के दौरान लिखी थी। अगली है 6 नंबर, ए सुटेबल बॉय। क्या? ए सुटेबल बॉय किसकी है? विक्रम सेठ की पुस्तक है। ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ की पुस्तक है। यह अंग्रेजी भाषा में लिखी गई सबसे लंबी उपन्यासों में से एक है। अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। अगला है ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी है? खुशवंत सिंह की। खुशवंत सिंह की। ये बार बार पूछी जाने वाली सभी मुख्य पुस्तकें हैं। अगले है उपन्यास 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी को दर्शाते हैं। यह है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। कौन सा? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। यह अरुंधति रॉय की है। किसकी? अरुंधति रॉय की है। इस प्रसिद्ध पुस्तक के लिए लेखिका को बुकर पुरस्कार मिला है। किसको? अरुंधति रॉय को इसके लिए बुकर पुरस्कार मिला है। अगली है कौन सी? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये किसकी है? महात्मा गांधी की। किसकी? महात्मा गांधी की पुस्तक है। ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है, जिसकी हिंदी अर्थ है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की। अगली है द गोपी डायरीज। क्या? द गोपी डायरीज, ये किसके? सुधा मूर्ति की पुस्तक है। किसकी? सुधा मूर्ति की। जैसा कि आपने फोटो में पूछा, इसके लिए सुधा मूर्ति है। क्या हमारे इसमें है? इसके लिए सुधा मूर्ति है। चलते हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अद्वितीया किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य लोकगीत है? क्या? अथरित्या। कौन सा? अद्वितीया। अद्वितीया किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? वो लोकगीत है। तो ये है झारखंड का। किसका? झारखंड का लोकगीत है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। अद्वितीय झारखंड के कौन सा? अद्वितीय झारखंड का समृद्धि आदिवासी कौन से आदिवासी लोक संस्कृति को महत्वपूर्ण हिस्सा है। कौन सा महत्वपूर्ण हिस्सा? झारखंड राज्य अपनी विविध लोक संगति और नृत्य परंपराओं के लिए जाना जाता है, जो मुख्य रूप से प्रगति कृषि चक्र और त्योहारों सामुदायिक जीवन से गहराई से जुड़ी है। अद्वितीय जैसे लोक गीत अक्सर स्थानीय मेलों और पारंपरिक अनुष्ठानों और सामाजिक समारोह में के दौरान गाए जाते हैं, जो राज्य के विभिन्न आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक पहल को संरक्षित करते हैं। इस परंपरा का संरक्षण संवर्धन भारतीय भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के अत्यंत आवश्यक है। चलते अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है बाउल नृत्य। कौन सा? बाउल नृत्य
खालिस्तान में किया जाता है। कौन से राज्य में किया जाता है? तो ये कौन से में किया जाता है? पश्चिम बंगाल में। अब हम इसके बारे में देखेंगे कि कौन सा नृत्य और किस राज्य में किया जाता है। बंगाल बाउल पश्चिम बंगाल की एक रहस्यवादी और आध्यात्मिक संगति और वह नृत्य परंपरा जिसे यूनेस्को की इंटेलिजेंस कल्चर हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। बाउल संप्रदाय के लोग अपनी भावनाओं को संगीत के माध्यम से व्यक्त करते हैं। उनके गीत ईश्वर की खोज और मानवता पर आधारित होते हैं। वे पारंपरिक रूप से एक तारा का उपयोग करते बाउल नृत्य और नृत्य दार्शनिक मार्ग जो जाति धर्म और सामाजिक सीमाओं से परे जाकर प्रेम और एकता का संदेश देते हैं। यह परंपरा बंगाल की लोक कला गौरवशाली प्रतीक है। अब हम इसके नृत्य के बारे में आए तो हम नृत्य के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या नृत्य के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कौन से राज्य का कौन सा वो प्रसिद्ध है लोक नृत्य। तो पहला है राजस्थान। कौन से राजस्थान के? घूमर। यह भील जनजाति द्वारा विकसित किया गया था। यह राजस्थान में प्रसिद्ध है। कालबेलिया, इसे सपेरा नृत्य भी कहते हैं। इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। अगला है कठपुतली। कठपुतली यह पारंपरिक करतब नृत्य। चंग और सुईसिनी ये भी अक्सर पूछे जाते हैं। अगला है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का कौन सा है? बाउल नृत्य। कौन सा? ये आध्यात्मिक लोक गायन और नृत्य है। छऊ। छऊ पश्चिम बंगाल में, ओडिशा और झारखंड तीनों में मनाया जाता है। पुरुलिया छऊ बंगाल का है। कौन सा? पुरुलिया छऊ बंगाल का है। लाठी और जात्रा ये बंगाल के पारंपरिक लोक नाट्य और नृत्य हैं। असम का कौन सा है? बिहू। ये साल में 3 बार मनाया जाता है। रंगीली, कोंगाली और भोंगली। कौन सा? रंगीली, कोंगाली और भोंगली 3 है। क्षत्रिय नृत्य। क्षत्रिय नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है जिसकी महापुरुष शंकरदेव ने शुरू किया था। बगरुम्बा ये असम की बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है। कौन सा? असम की बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला है गुजरात। गुजरात का है गरबा और डांडिया रास। कौन सा? गरबा और डांडिया रास गुजरात का है। मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है। कौन सा? गरबा। भवाई। भवाई ये बहुत ही कठिन नृत्य जिसे सिर पर कई घड़े रखकर संतुलित किया जाता है। कौन सा? टिप्पणी। टिप्पणी यह विशेष रूप से चोर बाड़ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश का है नौटंकी और रासलीला। कौन सा? नौटंकी और रासलीला सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले लोक नाट्य है। ये ऐसे सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। चरकुला, इसे महिलाएं सिर पर तेल के जलते हुए दीपकों का पिंजरा रखकर नृत्य करते। कथक, यह उत्तर प्रदेश का इकलौता शास्त्रीय नृत्य। कौन सा? कथक। महाराष्ट्र लावणी, यह अपनी शक्तिशाली लय के लिए जाना जाता है। कौन सी? लावणी शक्तिशाली लय के लिए जाना जाता है। तमाशा ये एक प्रमुख लोक नाट्य है रूप है। कोली, यह है महाराष्ट्र के मछुआरों का नृत्य है। कौन सा? कोली नृत्य। अगला है पंजाब। पंजाब का है भांगड़ा। पुरुषों द्वारा किया जाने वाला ऊर्जावान नृत्य। कौन सा है? भांगड़ा। गिद्दा, महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। कौन सा है? गिद्दा। अगला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश नाटी, ये कुल्लू क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य। कौन सा? नाटी कुल्लू क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य। छपेली और डंडा नाव ये पहाड़ी क्षेत्रों के प्रमुख लोक नृत्य है। ओडिशा। ओडिसी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य। कौन सा? ओडिसी। गुमरा और पाला ये ग्रामीण इलाकों के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला कौन सा है? दलखाई, ये अक्सर पश्चिमी कौन सा? पश्चिमी ओडिशा की महिलाओं द्वारा किया जाता है। केरल के देखते हैं। केरल के कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। थेय्यम, यह एक बहुत ही प्राचीन अनुष्ठानिक नृत्य है। तमिलनाडु देखते हैं। भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य।
करगम और कवाड़ी ये तमिलनाडु के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन से? करगम और कवाड़ी। अगला है कौन सा? अगला कर्नाटक। कर्नाटक के देखते हैं यक्षगान। कौन सा? यक्षगान। ये शास्त्रीय और लोक कला का मिश्रण है जिसमें पौराणिक कथाएं सुनाई जाती है। अगला है डोलुक। डोलुकूथिया कूनिया। यह एक डोल आधारित नृत्य है। अगला कौन सा है? जम्मू कश्मीर के रऊफ। रऊफ यह सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। इक्कत और मदजास। क्या? इक्कत और मदजास ये कश्मीर की पहचान है। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मटकी है मालवा क्षेत्र का नृत्य। कौन सा? मटकी। ज्वारा फसल कटाई के उत्सव पर किया जाता है। राय यह बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है। बिहार। बिहार जाट जटिन और यह विवाहित जोड़ों के जीवन पर आधारित है। विंदेशिया। क्या? विंदेशिया यह लोकप्रिय लोक नृत्य पावरिया। यह मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। और नृत्य हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? तो ये कौन है? विक्रम साराभाई। कौन? विक्रम साराभाई। इसके बारे में देखते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष किसका? विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम का पितामह कहा जाता है। उन्होंने 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ISRO इसरो की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई। इसके पहले अध्यक्ष बने। साराभाई का मानना था कि भारत को अपने विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए। उसकी प्रेरणा से ही आज भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया के शीर्ष स्तर पर पहुंचा है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के अलावा उसके नाम पर कई संस्थान भारतीय वैज्ञानिक गौरव का प्रतीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 11। जब कौन सा? जब बल को समान रखते हुए क्षेत्रफल कम कर दिया जाता है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर है दाब बढ़ेगा। क्या? क्षेत्रफल कम कर दिया जाएगा ना, तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब बढ़ेगा। तो इसके बारे में देखते हैं किस प्रकार है। भौतिकी विज्ञान के अनुसार दाब का सूत्र है P बराबर F E। क्या? P बराबर F बटा E, जहाँ P दाब है, P का अर्थ तो दाब है, F का अर्थ है बल और A का अर्थ है क्षेत्रफल। क्या? क्षेत्रफल। तो दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि बल F को स्थिर रखा जाए तो क्षेत्रफल A को कम किया जाए। क्या? क्षेत्रफल A को कम किया जाए और बल को स्थिर रखा जाए तो क्या होगा? दाब में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। क्या? दाब में P बराबर दाब होता है तो दाब में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। सुई या हम जब उदाहरण देखें तो 10/5 है। अगर हम 5 की जगह 2 कर देंगे ना, तो पहले तो आ रहे थे 2, अब उसकी जगह क्या आ जाएगा? 5। इस प्रकार निश्चित रूप से वृद्धि होती है। सुई या कील की नोक का नुकीला होना इसका उदाहरण है, ताकि कम बल लगाने पर क्षेत्रफल कम होने के कारण सतह पर अत्यधिक दाब उत्पन्न हो सके। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 12वां। भार के बारे में कौन सा कथन सही है? नंबर 1 है परिणाम होता है, दूसरा है लंबवत नीचे कार्य करता है। तो इसका सही आंसर है क्या? 1 और 2 दोनों। इसके बारे में हम देखते हैं। भार पृथ्वी द्वारा किया गया बहुत
पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल अपने परिणाम और दिशा दोनों होती है जो इस एक सदिश राशि बनाती है। इसकी दिशा सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर यानी लंबवत नीचे की ओर होती है। द्रव्यमान के विपरीत भार स्थान के अनुसार गुरुत्वाकर्षण में बदलाव के साथ परिवर्तित हो सकता है। यह वैज्ञानिक समझ किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण और वैज्ञानिक गति विज्ञान के अध्ययन में अत्यंत आवश्यक है। अब इसके बारे में अगला क्वेश्चन है सेलेनिस। कौन सा सेलेनिस? आईआईटी इलाहाबाद। कौन सा सेलेनिस? आईआईटी इलाहाबाद ने किस केंद्र को शुरू करने की घोषणा की? तो ये कौन सा है? ऑब्जेक्ट सेंट्रिक प्रोसेस माइनिंग। कौन सा? ऑब्जेक्ट सेंट्रिक प्रोसेस माइनिंग। तो इसके बारे में देखते हैं हम क्या है ये। सेलोनिस के साथ साझेदारी में आईआईटी इलाहाबाद ने ऑब्जेक्ट सेंट्रिक प्रोसेस माइनिंग के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया। ऑब्जेक्ट सेंट्रिक प्रोसेस माइनिंग आधुनिक डेटा विश्लेषण की अत्याधुनिक तकनीक है जो संगठनों को जटिल प्रक्रिया को समझाने, उसमें सुधार करने और दक्षता बढ़ाने में मदद करती है। इस केंद्र का लक्ष्य उद्योग की वास्तविक और समस्याओं का तकनीकी समाधान प्रदान करना है। यह साझेदारी भारतीय शिक्षा संस्थानों, तकनीकी कंपनियों बीच सहयोग एवं बेहतरीन उदाहरण है। इसके बारे में और देखते। अगला क्वेश्चन है जो जेमिनी। कौन सा? जेमिनी एआई मॉडल किस कंपनी से विकसित किया? तो ये कौन सी कंपनी का है? गूगल का। कौन सी का? गूगल का। इसके बारे में हम देख लेते हैं और हम इसमें देखेंगे कौन कौन से। जेमिनी गूगल द्वारा विकसित एक अत्याधुनिक बहुआयामी एआई मॉडल है। यह टेक्स्ट, कोड, इमेज, ऑडियो, वीडियो को समझने में सक्षम है। इसे गूगल की डीप माइंड टीम ने, कौन सी ने? गूगल की डीप माइंड टीम ने बनाया है और इसे गूगल के उत्पादों से में एकीकृत किया गया है। जेमिनी अपनी तर्क क्षमता और कोडिंग कौशल के लिए जाना जाता है। एआई के विकसित हो रहे क्षेत्र में जेमिनी मानवीय बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग बीच दूर को पाटने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कब शुरू की गई? कौन सी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कब शुरू की गई? तो ये इसका सही आंसर 2004 में। कौन सा? 2004 में। इसके बारे में हम देखते हैं। भारत सरकार ने 1 जनवरी 2004 को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का शुभारंभ किया। यह योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य थी। बाद में ये सभी नागरिकों के लिए स्वैच्छिक आधार पर खोल दी गई। इसका उद्देश्य सेवानिवृत्ति के लिए वित्तीय आधार पर प्रदान करना है। वित्तीय आधार प्रदान करना है। ये PFRD द्वारा विकसित और विनियमित है। NPS में निवेश करना एक कर कुशल माध्यम जो दीर्घकालीन वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देता है, जिसमें सेवानिवृत्ति के साथ व्यक्तिगत आत्मनिर्भर रह सके। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 16वां। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? किसकी? गुरु गोविंद सिंह की। तो इसकी सही आंसर 1708 में का 1708 में। इसके बारे में देखते हैं। सिखों के 10वें गुरु कौन? गुरु गोविंद सिंह 1708 में नांदेड़ में अंतिम सांस ली। उन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की, जिसे सिख समुदाय के संगठनात्मक पहचान दी। उसके
पश्चात उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की को ही सिखों का शाश्वत गुरु घोषित किया। जिस उसके जीवन का संघर्ष और बलिदान भारतीय इतिहास, विशेषकर स्वतंत्रता और स्वाभिमान की लड़ाई के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहा है। गुरु गोविंद सिंह के विचार और साहस के मूल्यों को जीवित रखने के लिए पूजनीय है। अब और देखते हैं इसके बारे में हम। अब सिक्कों से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है, सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु कौन थे? तो ये कौन थे? गुरु नानक देव। कौन? गुरु नानक देव। इसका जन्म 1469 में तलवंडी, कौन सी? तलवंडी, अब ननकाना साहिब, पाकिस्तान में हुआ था। इन्होंने लंगर प्रथा की यानी कि सादा चूल्हा प्रथा शुरुआत की थी, जो ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करे। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस सिख गुरु ने की थी? ये किसने की थी? गुरु अंगद देव ने, जो दूसरे गुरु थे। कौन? दूसरे। इन्होंने गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को संकलित किया और सिखों के लिए एक नई लिपि गुरुमुखी विकसित की। इन्होंने शारीरिक शिक्षा के लिए मल अखाड़ा की भी शुरुआत की। अगला है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो ये किसने की थी? गुरु रामदास जी ने। किसने? गुरु रामदास जी चौथे गुरु थे। मुगल सम्राट अकबर ने उन्हें जमीन दान में दी थी और वहाँ उन्होंने एक प्राकृतिक तालाब बनवाया जिसे अमृत सरोवर कहा जाता है। कौन सा? अमृत सरोवर, जो वर्तमान में भी है, कहा जाता है। इसके नाम पर शहर बचा अमृतसर। कौन सा? अमृतसर, पंजाब में। अगला देखते हैं। अगला है, आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव पांचवे थे। इन्होंने 1604 में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, कौन सा? हरमंदिर साहिब में आदि ग्रंथ का स्थापित किया। वे पहले गुरु थे जिन्हें मुगल जहांगीर द्वारा शहीद किया गया। अगला है, अकाल तख्त। क्या अकाल तख्त ईश्वर का सिंहासन का निर्माण किसने करवाया? गुरु गोविंद छठे गुरु थे। कौन? गुरु गोविंद जी। विश्लेषण, इन्होंने सिखों को सैन्य रूप से संगठित किया और मीरी और पीरी नाम का दो तलवार धारण की। कौन सी? मीरी और पीरी नाम की दो तलवार धारण की। किस सिख गुरु को हिंद की चादर कहा जाता है? हिंद की चादर किस सिख गुरु को कहा जाता है? गुरु तेग बहादुर जी, जो नौवे गुरु थे। कौन से? तेग बहादुर जी, जो नौवे गुरु थे। उन्हें औरंगजेब ने के शासनकाल में कश्मीर पंडितों के धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने दिल्ली में के चांदनी चौक में अपना बलिदान दिया, तेग बहादुर ने। अगला है, खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष और किसने की? खालसा पंथ की स्थापना 1699 में गुरु गोविंद जी ने। कौन से? गुरु गोविंद जी ने आनंदपुर साहिब में बैसाखी के दिन इन्होंने खालसा पंथ की नींव रखी और सिखों के लिए 5 ककार, केस, कंगा, कड़ा, करपाण और कछेरा अनिवार्य किए। अगला है, सिखों के 10वें और अंतिम जीवित गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी थे। इन्होंने घोषणा की कि इसके बाद कोई जीवित व्यक्ति गुरु नहीं होगा, बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब ही सिक्के के शाश्वत गुरु होंगे। अगला है, जफरनामा किसने लिखा था? गुरु गोविंद जी ने। किसने? गुरु गोविंद जी ने। यह फारसी में लिखा गया एक पत्र था जिसे गुरु जी मुगल सम्राट औरंगजेब को अपनी क्रूरता और अन्याय के विरुद्ध लिखा था। अगला है, गुरु गोविंद जी के जन्म और मृत्यु कहाँ हुई? जन्म तो पटना साहिब 1666 में और मृत्यु नांदेड़ 1708 में। नांदेड़ के में गोदावरी नदी के तट पर उन्होंने अपना शरीर त्यागा, जहाँ आज हजूर साहिब गुरुद्वारा स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 17। कौन सा? क्वेश्चन नंबर है 17। भारत में कौन सा SEZ, कौन सा SEZ
भारत में एसईजेड नियम 2006 कब लागू हुआ? तो ये एसईजेड नियम कब लागू हुआ? 2 फरवरी 2006 में। कब? फरवरी 2006 में। इसके बारे में देखते हैं हम। विशेष आर्थिक क्षेत्र एसईजेड कौन सा? विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 में पारित हुआ और इसके नियम फरवरी 2026 में प्रभावी। एसईजेड का प्रमुख उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना, विदेश निवेश आकर्षित करना और बुनियादी ढांचे के विकास में गति लाना। ये क्षेत्र घरेलू सीमा के भीतर एक अलग विदेशी क्षेत्र की तरह काम करते हैं, जहां विशेष नियम और कर रियासतें प्रदान की जाती है। ये मॉडल भारत के विनिर्माण क्षेत्र के वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायक रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय राज्य विधानसभा निर्वाचन में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो ये न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। 18 वर्ष, पहले 21 वर्ष थी, तो उसे जिसके अंदर देखते हैं। भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में मतदाता की अधिकार महत्वपूर्ण है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदाता के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। यह पहले 21 वर्ष थी, जो 61वें संविधान संशोधन 1988 के माध्यम से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। इसका उद्देश्य युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार का अवसर देना। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला प्रत्येक नागरिक मतदाता सूची में पंजीकरण पात्र है। यह कदम लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उठाया गया था। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 19। अमूल दूध कौन सा? अमूल दूध सहकारी समिति की स्थापना किस राज्य में की गई? तो ये किस राज्य में की गई है? गुजरात में। कौन से में? गुजरात में। इसके बारे में देखते हैं। अमूल की स्थापना 1946 में आणंद गुजरात में हुई थी। सहकारी आंदोलन श्वेत क्रांति का प्रतीक बना, जिसका नेतृत्व डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने किया। ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से अमूल ने भारत में को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश बनाया। अमूल की सफलता इस मॉडल में है कि इसमें उत्पादन का नियंत्रण सीधे किसानों के पास होता है। अमूल एक वैश्विक ब्रांड बन चुका है, जो सहकारिता की शांति और किसानों की आत्मनिर्भरता का उदाहरण है। इसके बारे में और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना में कौन सा? पंचवर्षीय योजना में समाजवादी स्वरूप की आधारशिला रखने का प्रयास किया। कौन सी में? यह दूसरी पंचवर्षीय योजना में। हमने पंचवर्षीय योजना को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो में, तो इस वीडियो में नहीं देखेंगे, और आने वाले 2-5 दिन बाद कोई भी वीडियो आएगा उसमें डिस्कस कर लेंगे अगर ज़रूरत होगी तो। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 में पीसी मालानोबिस के मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का उद्देश्य समाजवादी स्वरूप वाले समाज की स्थापना करना था, जिससे भारी और आधारभूत उद्योगों पर ध्यान दिया गया। पहली योजना कृषि पर केंद्रित थी, जबकि दूसरी सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार और आत्मनिर्भर औद्योगिक आधार के कदम उठाए। इस योजना के नियोजन विकास की नई दिशा तय की गई, जिसका उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना था, बल्कि आर्थिक असमानता को कम करना था। चलते अगले क्वेश्चन नंबर हमारा आज का 21। विजयनगर साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? कौन से? विजयनगर साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो उसका कारण था तलिकोटा का युद्ध। कौन सा? तलिकोटा का युद्ध। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य तलिकोटा के युद्ध के कारण हुआ। इस युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध दक्कन की 5 सल्तनतों ने गठबंधन बनाया और विजयनगर की सेना पराजित हुई। यह युद्ध के बाद विजयनगर की राजनीति हम्पी पूरी तरह नष्ट कर दिया गया, जिससे यह
रद्द साम्राज्य का इतिहास के पन्नों में दब गया। तलीकोटा का युद्ध न केवल विजयनगर के पतन का कारण बना, बल्कि इसने दक्षिण भारत की राजनीतिक शक्तियों का संतुलन बनाया, बदल दिया। अगला क्वेश्चन है, अब हम इसमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में? विजयनगर साम्राज्य। अब हम पहले देखते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना और राजवंश कौन कौन से थे। तो पहले यह स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। प्रेरणा इन्होंने अपने गुरु विद्यारण्य के वेदों के भाष्यकार सायण के आशीर्वाद के से साम्राज्य की नींव रखी। अगले देखते हैं, राजधानी, पहली राजधानी अनेगुड़ी थी, जिसके बाद में हम्पी स्थानांतरित किया और यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। इनमें विजयनगर 4 वंशों में शासन किया। नंबर 1 है संगम वंश, दूसरा है सालू वंश, तीसरा है तुलुब वंश और चौथा है अरबिंदु वंश। कौन सा? अरबिंदु वंश। सबसे महान शासक कृष्णदेव राय कौन से थे? सबसे महान शासक थे कृष्णदेव राय, 1509 से 1529 तक। यह तुलुब वंश से संबंधित थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में इन्हें भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। इसकी उपलब्धियां देखते हैं। क्या उपलब्धियां? आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह कहा जाता है इसे। साहित्य योगदान, इन्होंने तेलुगु में आमुक्तमाल्यम माल्यद और संस्कृत में जामवती कल्याणम की रचना की। अष्टदिग्गज, इसके दरबार के में तेलुगु के 8 महान कवि रहते थे, जिनमें से पेच्छन तेलुगु कविता के पितामह और तेनालीराम सबसे प्रसिद्ध थे। प्रमुख विदेशी यात्री, अक्सर परीक्षा में पूछे जाते प्रमुख विदेशी यात्री कौन कौन से थे। पहला है निकोलो कोटी। कौन सा? निकोलो कोटी देवराय प्रथम के काल में आया। अब्दुल रज्जाक जो देवराय द्वितीय के काल में आया, फारस ईरान से, और ये इटली से। कौन सी से? इटली से। अगला है डोमिनो पायस। कौन सा? डोमिनो पायस और बारबोसा। क्या? बारबोसा पुर्तगाल से, दोनों कृष्णदेव राय के काल में आए थे। अगला है नूनिज पुर्तगाल, यह अच्युत देव राय के समय आया था। अगला देखते हैं प्रशासनिक और शब्दावली। नायंकर प्रणाली, यह एक साम्राज्य की रीढ़ थी। राजा सैन्य सेवा के बदले नायकों को भूमि देता था, जिसे अमरहम कहा जाता था। क्या? अमरम कहा जाता था। आयर व्यवस्था, ग्रामीण प्रशासन के लिए 12 नियुक्त अधिकारी होते थे। कर प्रणाली, भूमि कर को शिष्ट कहा जाता था। केंद्रीय राजस्व विभाग को अठवणी कहते थे। मुद्रा, विजयनगर के सोने के सिक्के को वराह या पगोड़ा कहा जाता था। स्थापत्य कला, विजयनगर शैली में गोपुरम और कल्याण मंडपम का निर्माण प्रमुख था। प्रमुख प्रसिद्ध मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर हम्पी में, विक्षपात मंदिर, हजाराराम मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर के संगीत सुनाने वाले स्तंभ विश्व प्रसिद्ध है। साम्राज्य का अंत, तली चट्टा का युद्ध। कौन सा? तलीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को इसे राक्षसी तालगढ़ी या बनिहट्टी का युद्ध भी कहते हैं। यह युद्ध विजयनगर का नेतृत्व राम राय ने किया था। अब इसके बारे में और से विजयनगर में के विरुद्ध दक्षिण में मुस्लिम रियासतों विजयनगर, अहमदनगर, गोलकुंड, बिदर का एक महासंघ बना। इस बरार महासंघ में शामिल नहीं था। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 22। कौन सा? 22। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क।
हमने राष्ट्रीय उद्यानों को पहले ही एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें नहीं देखेंगे। चलते हैं इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा बहुत। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हिल नेशनल पार्क के रूप में हुई। यह उद्यान बंगाल टाइगर संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह 1973 के भारत के ऐतिहासिक प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। रामगंगा नदी इस उद्यान का प्रमुख आधार है। जिम कॉर्बेट न केवल अपनी जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह वन्य जीव संरक्षण के इतिहास में एक मील का पत्थर है। और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? कौन सा मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? ये किस से लिए गए? सोवियत संघ से। कौन सा? सोवियत संघ से। अब हम देखेंगे इस वीडियो में कौन से देश से क्या लिया गया है, तो इसको देख लेते हैं। पहले इसका सॉल्यूशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में निहित मौलिक कर्तव्य पूर्वी सोवियत संघ। कौन सा? पूर्वी सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1977 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति का की सिफारिश पर शामिल किया गया। ये कर्तव्य प्रत्येक नागरिक को अपने राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं, जैसे राष्ट्रध्वज का सम्मान, एकता की रक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। ये समाज के कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित करते हैं, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। अब हम देखते हैं कौन से देश से क्या लिया गया है, कौन से देश से क्या लिया गया है। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत क्या। प्रमुख स्रोत सोवियत संघ से क्या क्या लिए गए हैं। पहला यह सोवियत संघ, जो मौलिक कर्तव्य जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के में जोड़ा गया था। दूसरा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श। कौन सा? सामाजिक राजनीतिक आर्थिक न्याय का। अगला है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। संविधान के भाग 3 में वर्णित है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका पर किसी प्रकार का दबाव न होना चाहिए। अगले न्यायिक पुनरावलोकन। कौन सा? न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका का द्वारा कानून समीक्षा। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पद को हटाने की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। अगला है ब्रिटेन। संसदीय शासन। कौन सा? संसदीय शासन प्रणाली, संसद के माध्यम से शासन चलाने की व्यवस्था है। एकल नागरिकता, पूरे देश के लिए केवल एक ही नागरिकता प्रावधान। विधि का शासन, कानून के सामने सभी का समान होना। वित्तीय प्रक्रिया, कानून बनाने की प्रक्रिया है। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के निर्देश। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में सदस्यों को चुनना। कनाडा है। अगला है कनाडा। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र सरकार का राज्यों से अधीन अधिक शक्तिशाली होना। अपशिष्ट शक्तियाँ, वे विषय जो किसी सूची में नहीं है उस पर केंद्र सरकार। राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। जर्मनी का वाइमर संविधान से क्या लिया गया? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, संकट काल में फंडामेंटल राइट्स का स्थगित होना। अगला है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची, वे विषय जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सके। ये किससे लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जिसे परिस्थिति के में लोकसभा और राज्यसभा की साझा बैठक। दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में बदलाव करने का नियम, अनुच्छेद 368। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। फ्रांस। गणतंत्रात्मक ढांचा, देश का प्रमुख वंशानुगत न होकर चुना हुआ होता है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता के आदर्श। भारत
भारत शासन अधिनियम 1935 भारत सरकार का सबसे बड़ा हिस्सा यही से लिया गया है, जैसे लोक सेवा आयोग, न्यायपालिका का ढांचा, प्रशासनिक विवरण आदि। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा 24। किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग, कौन सा वित्त आयोग का गठन किया गया? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? 280। कौन सा? 280 ऑप्शन नंबर ए में है। चलते इसके बारे में देखते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन का आधार है। वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक संस्था है जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष में किया जाता है। इसका कार्य केंद्र राज्यों के बीच करों के वितरण की सिफारिश करना और केंद्र राजकोषीय संबंधों को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। आयोग की सिफारिशें केंद्र सरकार के लिए मार्गदर्शक होती है, जो संघवाद की भावना को जीवित रखने हेतु आर्थिक पारदर्शिता को समानता को बढ़ावा देती है। अगला है आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, ओजोन परत किस वायुमंडल, यहाँ ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर कौन सा है? समताप मंडल में। कौन से? समताप मंडल में। इसके बारे में देखते हैं हम। ओजोन परत वायुमंडल की समताप मंडल में स्थित है, जो पृथ्वी के लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। यह परत सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। यदि ये किरण सतह पर पहुंचे तो त्वचा कैंसर और पारिस्थितिकी क्षति पहुंच सकती है। वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे विशेष वैश्विक प्रयासों ने इस परत के संरक्षण के में भूमिका निभाई है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको इस वीडियो की जो ये पीडीएफ है उसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल गोल्ड कैंपस पर दे दी जाएगी, और जिसकी लिंक हम आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।